अगर वीडियो देख ली तो अपने में ही खत्म हो जाएगी अमेंडमेंट। ठीक है, बोलना स्टार्ट करूं बच्चों। यस सर। देखो भाई, तुम्हारा जो सितंबर का टैक्स का पेपर है जो कि एकदम आ ही गया, क्या डायरेक्ट टैक्स में कोई अमेंडमेंट है? कोई नहीं है। ठीक है, जो वीडियो मैंने मई की बना रखी थी अमेंडमेंट की वही थी। ठीक है, लेकिन जीएसटी के अंदर थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट आई है, छोटी छोटी अमेंडमेंट जो सितंबर के रेलेवेंट है, जो मई में नहीं थी। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज जो डिस्कस कर रहा हूं वो जीएसटी की अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूं। क्या हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि 5-7 नंबर का इस अमेंडमेंट से ही आ जाए। और अगर तुम लास्ट डे सिर्फ ये वीडियो भी दोबारा देख लोगे ना, तो भी तुमको कोई बुक के अंदर तुम्हें ऐड नहीं करना। सारी बातें इसी फाइल में लिखी हुई है, तुम आधा घंटा वीडियो भी देख लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे नोट्स जो बनाए वो चैप्टर वाइज बनाए हैं, तो मैं चैप्टर से शुरू करता हूँ। आपको ध्यान है एक चैप्टर था सप्लाई का चैप्टर, यस सर। उसमें स्केड्यूल 1 था, स्केड्यूल 2 था, स्केड्यूल 3 था। स्केड्यूल 3 हमारा नेगेटिव लिस्ट का होता था। तो स्केड्यूल 3 के अंदर दो एंट्रीज और जुड़ गई हैं, दो पैरा और जुड़ गए हैं। दैट इज पैरा नंबर 9 एंड पैरा नंबर 10। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है। तो पैरा नंबर 9 और पैरा नंबर 10 जुड़े, और ये क्या बोलते हैं ये देखते हैं। अच्छा, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं। आप सभी बच्चे इंश्योरेंस का बिजनेस समझते हो? ठीक है, यस सर। क्या होता है, एक बंदा होता है जिसको इंश्योरेंस चाहिए, जो जिंदगी में डर गया भाई इंश्योरेंस चाहिए। वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, मान लो एलआईसी है। और एलआईसी क्या कहती है? कहती है कि मैं इंश्योरेंस कर दूंगी, बस मुझे कितने रुपए का प्रीमियम दे दो। 5 लाख। अब सवाल ये है, क्या वो सिर्फ 5 लाख लेती होगी या उस पर जीएसटी लेती होगी? क्या लगता है आपको? लेती होगी सर जीएसटी। लेती भी होगी। लेती होगी। लेकिन पता है एक चीज होती है, कभी कभी क्या होता है, एलआईसी हो गई या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो ये एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी है। तो वो ना कभी कभी कहती है यार सारा रिस्क मैं नहीं लेती। मतलब अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो मैंने 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, इससे बेटर है मैं 70% दे दूं लेट सपोज, और मैं 30% किसी और कंपनी को भी साथ में ले आऊं। ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? को इंश्योरेंस, या आप कह सकते हैं री इंश्योरेंस। एग्जाम्पल एचडीएफसी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा यार 5 लाख की जिम्मेवारी ना, मतलब मैं इसके साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, देखो इनवॉइस तो एलआईसी ही जनरेट करेगी। कितने का इनवॉइस जनरेट कर रही है बताओ? 5 lakhs का। 5 लाख प्लस जीएसटी। लेकिन इसने क्या करा, 5 लाख का 30% एचडीएफसी को दे दिया कि भाई तू भी मिलके आ जा, अगर ये बंदे की मृत्यु हो गई तो सारा पैसा मैं नहीं दूंगी, थोड़ा सा तू दे दियो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एचडीएफसी कितना पैसा ले गई? 1.5 lakhs। 1.5 लाख एग्जैक्टली। अब अमेंडमेंट ये थी कि क्या अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इसको 1.5 लाख दिए हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, इन दोनों में से अब अगर आप एचडीएफसी और एलआईसी के एंगल से सोचोगे, क्या आप मुझे बता सकते हो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर इन दोनों के लिए? एचडीएफसी सर्विस प्रोवाइडर हो गया। देखो बेटे, जिंदगी में अगर आपको कोई पैसा मिलेगा ना तो आपने कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करी है। क्या एचडीएफसी ने 1.5 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड करी है कि नहीं करी है? यस सर। यस और सर। ये किसको प्रोवाइड करी है? रेसिपिएंट कौन बन गया इसके लिए? LIC। LIC। अब सवाल ये है, क्या ये भी सप्लाई है? आंसर इज नो। ये अमेंडमेंट है। ये जो को इंश्योरर कंपनी है, री इंश्योरेंस कंपनी है, जो एचडीएफसी है, क्या एचडीएफसी ने कोई सप्लाई करी है? आंसर इज नो। तो ये चीज आपका पैरा नंबर 9 के अंदर जोड़ दिया गया, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली एक समरी में तो ये आपका अमेंडमेंट हो गया है, बस इसी को थोड़ा सा पॉलिश करेंगे। मैंने लिखा है मिस्टर ए को इंश्योरेंस चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एलआईसी ने चार्ज करा 5 लाख, इंपॉर्टेंट बात क्या है? जीएसटी भी चार्ज करी है ना। यस सर। यस सर। देन एलआईसी फील्स दैट रिस्क इज टू हाई। और अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो एलआईसी वांट द रिस्क टू बी शेयर्ड विद एचडीएफसी। एलआईसी कह रहा है एचडीएफसी मेरी मदद कर देना। तो अब सपोज 30% ऑफ द रिस्क इज ऑन एफडीएफ एचडीएफसी, तो 70% किस पे हुआ? LIC पे। उस पे LIC। तो LIC भाई पे। जब 30% रिस्क उसका, तो प्रीमियम का हिस्सा भी तो 30% एचडीएफसी पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब अमेंडमेंट क्या है? देयर इज नो सप्लाई बाय एचडीएफसी टू एलआईसी, बिकॉज जीएसटी कंडीशन भी होनी चाहिए बच्चे। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन है इन दोनों के बीच की, उस पे ऑलरेडी जीएसटी चार्ज हो चुका है। बिकॉज जीएसटी
हैज ऑलरेडी बीन चार्ज बाय LIC। कहिए, क्या आपको अमेंडमेंट क्लियर है? जी यस सर। सर। ठीक है, अब दूसरी बात। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो पवन तेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैं तेरे पास आया कि पवन यार मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, मैं एक बंदा हूं जो डरा हुआ हूं, इंश्योरेंस चाहिए। पवन ने बोला भाई मेरे पास तो बिजनेस से बिजनेस आ रहा है, पर आपको पता है आप हर बिजनेस को यस नहीं बोल सकते। IRDA एक होता है, वो कहता है भाई उतनी इंश्योरेंस लियो जितने बस की हो। तो कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी में इतना बिजनेस आ जाता है कि उसको अलाउड ही नहीं होता। आप मुझे बताओ, क्या वो कस्टमर को जाने देती होगी या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर करवा देती होगी? दूसरे को दूसरे करके का रहता कमीशन ले लेती होगी। एग्जैक्टली exactly, अब सवाल ये कमीशन पर है। पवन जी, अगर मैं तेरे पास आया, तू एक इंश्योरेंस कंपनी और तूने खुद इंश्योरेंस ना करके तूने चेतन से करवा दी, चेतन भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो मुझे बता तू कमीशन लेगा कि नहीं लेगा? लूंगा सर। अब सवाल यह है, क्या ये सप्लाई है? आंसर इज, क्या पवन जो कमीशन चार्ज कर रहा है, एक तरीके से भाई तू बिजनेस सॉलिसिट कर रहा है चेतन का, लेकिन क्या ये सप्लाई बोला गया? ये सप्लाई नहीं बोला गया। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। Schedule 3 में ये दोनों बातों को सप्लाई नहीं बोला गया है। अब मैं इसको यहां से बोलता हूँ, मिस्टर ए पॉलिसी 5 करोड़ की ले रहा है, प्रीमियम देगा 10 लाख। ये 10 लाख गया बी के पास। बी कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। बट ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ये नहीं करवा रहा इंश्योरेंस। इसको क्या बोला जाता है? लीड इंश्योरर। इसने क्या करा, इस इंश्योरेंस को आगे भेज दिया कस्टमर को, और इसको क्या बोला जाता है? री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब मुझे बताओ पूरा का पूरा रिस्क किसने लिया? ये री इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज सी। तो फुल रिस्क इज ऑन सी। नाउ बी वांट्स कमीशन फ्रॉम सी। अच्छा जी, इट इज कॉल्ड सीडिंग कमीशन। पवन, जो तू कमीशन लेगा ना चेतन से, उसको बोला जाता है सीडिंग कमीशन। अब सवाल ये है, इज इट सप्लाई? आंसर इज नो। मुझे बताइए, क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत क्योंकि इसके भी बढ़िया। सर दोनों पे पहले ही जीएसटी चार्ज हो गई इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, चार्ज पे। चार्ज में RCM के अंदर एक, हमने देखा होगा रेंटिंग ऑफ, वो था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्वेलिंग जो होता था रेंट पे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, मैं सिर्फ आपको पहले स्पेसिफिक बताता हूँ। मेरे नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आपको बहुत आराम से हेल्प हो जाएगा, यहाँ भी मैंने लिख तो दिए। मैं सीधा अमेंडमेंट का पॉइंट कह रहा हूं। अगर एक अनरजिस्टर्ड इंसान किराए पर देता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल नहीं है वो, यानी अदर देन है, तो इसका मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है। किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम, यानी कि रजिस्टर्ड है और अदर देन कॉम्पोजिशन। तो भाई ऐसा है, इस पे RCM लग जाएगा। पहले क्या था, इस पे फॉरवर्ड चार्ज होता था, और फॉरवर्ड चार्ज में सामने वाला अनरजिस्टर्ड होता था, सरकार को GST नहीं मिलती थी। सरकार ने कहा इसको भी RCM में ले आओ। मेरी बात ध्यान से सुनना। ड्वेलिंग होता है घर। घर हो सकता है या तो रेजिडेंशियल घर हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। अमेंडमेंट रेजिडेंशियल पे नहीं है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, पर मैं आपके साथ अमेंडमेंट की बात ही करूंगा। अमेंडमेंट किस पर है? कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। और आइए कमर्शियल में देखते हैं। अगर एक रजिस्टर्ड को देता है तो फॉरवर्ड चार्ज है। अगर एक रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को देता है तो भी फॉरवर्ड, यानी कि भाई जब यही बंदे रजिस्टर्ड हैं तो फॉरवर्ड ही होगा। अगर एक अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को देता है तो पहले यहां पे भी फॉरवर्ड चार्ज था, अब क्या आ गया बच्चे? RCM। रिवर्स। और एक अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो कोई टैक्स लग ही नहीं रहा। मुझे बताइए कि आपको अमेंडमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते। अब आप देखना एक बार, एक बच्चे ऐड हुआ है स्पॉन्सरशिप सर्विस। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होता है, इस पर RCM है। ठीक है, पहले दिया भी हुआ है, लेकिन इसके अंदर फर्दर एक सिचुएशन बनाकर दिए। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, और ये किसको सर्विस दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो बेसिकली एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, और ये किसको दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं RCM लग जाएगा। इस पे मैंने ऑल द कॉम्बिनेशन लगाए। बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देता है या फर्म को देता है तो फॉरवर्ड, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो देखो ऑर्गेनाइज्ड है, और OBC क्या है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो फॉरवर्ड, बिकॉज मेन चीज क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट।
पर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो उसमें बताइए क्या लग जाएगा? RCM. आरसीएम, यही अमेंडमेंट है। और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों अगर अनरजिस्टर्ड है। नहीं तो अगर होगा तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड हुए तो कोई टैक्स नहीं, और अगर हुए तो फॉरवर्ड चार्ज। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। बताइए, क्लियर है बच्चे? Yes, यस sir. सर। ठीक है, एक सेकंड देना यार। ऐसे भी- ठीक है। अब इसमें ना एक और चीज आई कि अगर एक लोकल अथॉरिटी आरसीएम के अंदर ही हूं, सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज टू एनी पर्सन, तो आरसीएम लगता है। सरकार बहुत तेज थी, सरकार ने बोला था। ये उसके अंदर बहुत सारी है, पर अब इसको स्पेसिफिकली पढ़िए, क्योंकि अगर पेपर में पॉइंट आएगा ना इसी पे ही आ जाएगा। ठीक है। मान लो एक लोकल अथॉरिटी है और वो सप्लाई कर रही है गुड्स और सर्विस टू एनी पर्सन, तो आरसीएम होता है। तो सरकार ने बस एक क्लैरिफिकेशन दी, सीबीआईसी ने, कि डीडीए इज नॉट कंसिडर्ड एज लोकल अथॉरिटी। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं बोला गया। बताइए, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. जी ठीक है ना? सर। क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके। बस ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो हमें ये ध्यान रखने कि इसके ऊपर ही अगर सीधा पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ये वाली चीज है, इस तरीके से अमेंडमेंट आती है। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ। आ, जैसे सर जैसे पेट्रोलियम तो जैसे सर एग्जेम्प्ट में आता है, मतलब है नहीं, टैक्सेबल नहीं होता ना, जीएसटी नहीं हम्म। लगती हम्म। पेट्रोल पे। हम्म। तो सर जैसे अभी जैसे आजकल चल रहा है, क्या पता मतलब पेपर में डाल दे, तो जो एक अभी चल रहा है इथेनॉल करके है कि 20% अभी पेट्रोल में कुछ नहीं मिला। आएगा उस पे, कुछ नहीं आएगा उस पे। ठीक है, इतना लेटेस्ट और वो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपने अभी जो बात करी उसी से रिलेटेड ही अमेंडमेंट है। याद है चार्ज के अंदर चार्जिंग सेक्शन 9(1) था? Yes, sir. आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी किसको करा हुआ था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस सर। Yes, sir. अब ये ना सरकार ने कुछ और भी ये नाम है जो यूज होते हैं लिकर बनाने के लिए, उसको भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर कर दिया। ठीक है। अंडर नेचुरेटेड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपको ये वर्ड याद नहीं, सिर्फ रीडिंग के लिए है। आप ये कह सकते हैं सर लिकर तो बाहर था ही था, और लिकर बनाने के लिए जो चीजें लग रही थी वो भी जीएसटी से बाहर कर दी गई हैं। बस इतनी अमेंडमेंट है। ये जो नाम लिखा हुआ है ये ऐड कर दिया गया उसमें 9 सबसेक्शन 1 में। कहिए, क्लियर है बच्चे? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी एक अमेंडमेंट आई है। याद करो, टाइम ऑफ सप्लाई या तो गुड्स का होता था या सर्विसेज का होता था। सर्विसेज के अंदर क्या मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड चार्ज पे टाइम ऑफ सप्लाई अलग होता था, रिवर्स चार्ज पे अलग होता था? यस Yes, sir. जरा आरसीएम वाला याद करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं सर्विस के केस में दो लिमिट होती थी? कौन कौन सी? एक तो सर 61 डेज, हाँ, और वो दूसरी एकदम डेट से ऑफ याद नहीं आ पेमेंट। रहा। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता सर्विस में। ठीक है, तो या तो थी डेट ऑफ पेमेंट या तो थी इनवॉइस डेट प्लस 61st डेट। ये याद है आपको? जी Yes, सर। sir. ऐसा कई बार देख, अच्छा, ये तभी हो पाता था, ये तभी हो पाता है जब इनवॉइस किसने इशू करे? सप्लायर ने। ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए जिसमें जो सप्लायर है, आप समझो वो अनरजिस्टर्ड था, ठीक है, वो इनवॉइस ही इशू नहीं करता था, तो उस केस में ना कहानी फंस जाती थी। तो सरकार ने बोला अगर तो सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा तो ये दो, और अगर सप्लायर इनवॉइस इशू ना करे तो इनवॉइस किसको इशू करना पड़ेगा? इनवॉइस इफ नॉट इशूड बाय सप्लायर। अगर नॉट इशूड बाय सप्लायर है तो क्या होगा, देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर नॉट इशूड है तो आपको पता है रेसिपिएंट को एक सेल्फ सप्लाई इशू करना पड़ता है। यही चीज आपकी एक आ गई 47A में कि भाई आपको इन केस ऑफ आरसीएम रेसिपिएंट हैज टू इशू इनवॉइस, इसको सेल्फ इनवॉइस बोला जाता है। विद इन हाउ मेनी डेज बच्चों? 30 days. 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि भाई वो अगर मैं 45 एनबीएफसी वाले में, हाँ। 45 डेज एनबीएफसी वाले में होता है ना, वो एनबीएफसी वगैरह। हाँ, लेकिन ये दूसरी चीज है। ये है आरसीएम के केस की बात हो रही है ये समझा ओके। तू? फॉरवर्ड चार्ज की बात नहीं हो रही है। जी सर।
आरसीएम में आपने जब भी गुड्स या सर्विस रिसीव करे, आपको 30 दिन में इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। किसको? रेसिपिएंट को। तो ये किस केस में लग रहा है? इन केस इनवॉइस इज नॉट इशूड बाय सप्लायर। supplier. सो इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड बाय सप्लायर, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। ये देख लेना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको थियोरेटिकली या एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है। बताइए, क्लियर है? यस सर। इसके बाद आईटीसी के ऊपर आया एक बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट आया। एक बात बताओ, अगर तुमको बहुत ही सिंपल, मैं सीधा यहां से बोलता हूं, होंडा ने गाड़ी दी ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर आगे किसको देता है? डीलर को। और आपके हिसाब से डीलर किसको भेज देता है? कस्टमर को भेज देता है। Yes, sir. मैंने यही लिखा है, होंडा जो है डीलर को दे रहा है, डीलर कस्टमर को भेजता है। बस मैंने नीचे क्या कर दिया, ऑब्वियसली होंडा गाड़ी हैंड ओवर करता होगा ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर डीलर को देता है। अब एक बात बताओ, हैंड ओवर हुआ है 18/8 को, यानी कि वो ट्रक वाले को बोला जा भाई 1000 गाड़ियां ले जा, और डीलर पे कब पहुंची है? डिलीवर कब हुई है? 18/10 को. 18/10। आपके हिसाब से आईटीसी कब बुक होना चाहिए डीलर को? अच्छा, डीलर को आईटीसी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। Yes, sir. तो कौन सी डेट को आईटीसी बुक करना चाहिए? कहने से जब आप रिसीव कर लेते थे लॉट तभी बुक कर सकते हो। Yes, sir. पहले सर। जी। एग्जैक्टली exactly, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन आ गई है। आईटीसी विल बी बुकड ऑन 18/8, यानी कि जब ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर हुआ, या 18/10। तो आपका नेचुरल आंसर तो 18/10 आना चाहिए, पर करेक्ट आंसर क्या है? 18/8, दैट इज व्हेन द कार्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, तो ही आईटीसी बुक हो जाएगा। रादर देन रिसिप्ट पे उससे पहले ही ट्रांसपोर्टर को दिया गया है। इस लाइन के अंदर, इस बिजनेस लाइन के अंदर, ट्रांसपोर्टर को देते ही उधर डीलर बुक कर सकता है। मुझे बताइए, कोई दिक्कत बच्चे? नो No, सर। sir. होंडा को बोला जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये में लिखा है डीलर विल गेट आईटीसी, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, बस खत्म होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, ईवे बिल आपने पढ़ा था, अगले चैप्टर पर आ गए, ईवे बिल आपने पढ़ा था। आपको ध्यान है ईवे बिल जो होता था, क्या मैं कह सकता हूं, ईवे बिल सिर्फ रजिस्टर्ड इंसान ही जनरेट कर पाता था। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, ईवे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अब एक पॉइंट आ गया दैट इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट ईवे बिल। ठीक है, कैसे? नाउ इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट ईवे बिल। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो अनरजिस्टर्ड को जरूरत पड़ेगी? बेटे याद करो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, आपको याद है? अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, या अगर मैं बोलूं, अगर आप एक कैजुअल टेक्सुअल पर्सन होते थे और इंटरस्टेट सप्लाई करते थे ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वैसे तो इंटरस्टेट करो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, Yes, sir. CRT. याद है? लेकिन अगर यस सर। एक, आप ये कह सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर ये इंटरस्टेट करे, तो सर इसको तो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। नहीं लेनी पड़ेगी बेटे, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी सर। यानी 20 कि लाख तक। इवन इफ यू आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अप टू व्हाट अमाउंट? 20 लाख। लेकिन वहां पे एक कंडीशन थी, आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जी सर, और पैन पैन और ई वे एग्जैक्टली बिल दोनों। एग्जैक्टली, पैन और ईवे बिल। पर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं मैं कैसे ईवे बिल जनरेट करूं? ईवे बिल के लिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो सरकार ने कॉलम बना दिया वेबसाइट पे कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड है तो भी आप जनरेट कर सकते हैं। सच अनरजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑब्टेन यूनिक एनरोलमेंट नंबर टू जनरेट ईवे बिल। क्लियर है जी? Yes, sir. जी सर। ओके, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो ऑनलाइन गेम देखी है? ऑनलाइन गेम, जी सर। ठीक है, Sir.
तो ऑनलाइन गेम में ना क्या होता है, जैसे मान लो ड्रीम इलेवन है या कुछ है, मैं अगर आपको एक कंक्लूडिंग बात बोलूं, अगर जैसे पवन जी आप ऑनलाइन गेम खेलो, तो तुम्हारे हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मतलब ड्रीम इलेवन का ऑफिस कहाँ है मुझे नहीं पता, लोकेशन ऑफ सप्लायर, पर वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या मैं कह सकता हूँ पवन जी आप अनरजिस्टर्ड हो? जी सर। लेकिन फिर भी आपको अपनी नेम ऑफ द स्टेट बतानी पड़ेगी। अगर एक सप्लायर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है बिलो 50,000, भाई स्टूडेंट है, छोटी गेम ही खेलते हैं, बिलो 50 फिक्स्ड है ये, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो नेम ऑफ द स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज स्टिल रिक्वायर्ड, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यानी कि सर वो पवन, अमाउंट कितना बताया आपने? बिलो अमाउंट तो। 50,000, ठीक है? तो तेरे को अपनी स्टेट बतानी। अब तू बोलेगा अच्छा सर, अगर 50,000 से भी ज्यादा खेल लूं, मैं कोई छोटा इंसान थोड़ी ना हूं। तो अगर एक सप्लायर ऑनलाइन सर्विस देता है 50,000 और अबव की, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो भी पहले मुझे बता प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जा रही है? लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ, हाँ जी बोलो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और इसमें ये है लोकेशन टैक्स, ऑफ टैक्स इनवॉइस शेल कंटेन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री कौन सा? नेम ऑफ द रेसिपिएंट पवन जी, आपका नाम, आपका एड्रेस, और आपका GSTIN ऑफ द रेसिपिएंट। अरे सर GSTIN ही तो नहीं है। हाँ तो बेटे टेंशन की क्या बात है, तीसरा वाला पॉइंट मत डालियो। लेकिन तेरे को अपना नाम और अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल बनेगा उस पे चाहिए होगा, ठीक है? और तीसरी क्या है? सर पवन जी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओहो, सप्लायर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो टैक्स इनवॉइस शेल कंटेन नेम ऑफ द रेसिपिएंट, पवन जी का नाम, एड्रेस, GST। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रजिस्टर्ड हो तो ये तीनों चाहिए, चीजें चाहिए। अनरजिस्टर्ड हो, वैल्यू बड़ी है 50,000 या उससे ज्यादा, तो ये दोनों चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम ही है। अनरजिस्टर्ड हो, छोटी गेमें खेलते हो, तो ये सब नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट का नाम चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। कहने का मतलब ये है, तीनों केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही है ना जी, जी सर। यस सर। ठीक है ना? GST रिटर्न के अंदर, बस बेटे GST रिटर्न और ये एग्जेम्पशन के अंदर तो बहुत ही जरा सा है, बस यही रह गया, खत्म है। GST रिटर्न के अंदर एक TDS रिटर्न होती थी, TDS रिटर्न GSTR 7 के अंदर होती थी, 10 तारीख को भरनी होती है, लेकिन वो तब भरनी होती थी जब अगर आपने कोई TDS डिडक्ट करना है तो, जब सरकारी अथॉरिटीज थी ना TDS डिडक्ट कर लेती थी, यस। ठीक है, 2.5 लाख जी से सर। ऊपर, तो वो ट्रांजैक्शन होगी तो ही तो TDS रिटर्न भरोगे। सरकार ने बोला ना भाई ना, अगर ट्रांजैक्शन ना भी है, इफ TDS डिडक्टेड फाइल GSTR 7, इफ TDS नॉट डिडक्टेड फाइल GSTR 7, नील रिटर्न भरिए 10th ऑफ एवरी मंथ। ले दे के छोटा सा अमेंडमेंट क्या है, TDS काटो या ना काटो, रिटर्न भर दो भाई। सर ये वही है ना, एसएमएस से भरते थे जो हाँ रिटर्न तो। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो ये GSTR 7 के अंदर कंपलसरी कर दिया कि भाई सरकार तुम्हें रिटर्न भरनी भरनी। लास्ट चैप्टर पर आगे बच्चे, दैट इज एग्जेम्पशन का, और इसमें भी बहुत ही थ्योरेटिकल लेवल पर है, ठीक है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय NSDC, हमने ना एग्जेम्पशन की लिस्ट में वो नाम लिखे हुए थे, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल वाले में, या नेशनल काउंसिल वर एग्जाम्प्ट, ये पहले भी आपने लिखा हुआ है, NSDC NCVT का एग्जाम्प्ट होता है। यस नाउ सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग पार्टनर, ये चेंज आया कि अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है जो कि अप्रूव्ड बाय NSDC और NCVT है, वो भी क्या हो गए हैं बच्चे? एग्जेम्प्ट हो। एग्जाम। पहले सिर्फ ये लोग सर्विस दे रहे थे तो एग्जेम्प्ट होता था, अब इनके थ्रू एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स जो होंगे वो भी क्या हो गए बच्चे? एग्जेम्प्ट हो गए। यहां तक बताइए ये कोई कौन दिक्कत? सी वाली सर्विस वाला है सर, ये यार वाला ये पॉइंट? NSDC और NCVT ना, एजुकेशनल वाले के अंदर बस नाम लिखे थे, वो ITI IITs वो वाले थे ना, वहां लिखे हुए हैं ये, ओके सर। ठीक है? तो पेपर में हो सकता है एक नंबर या दो, बस ये तुम देखोगे तो वो चीज है, ठीक है? मोटर व्हीकल का तो रीडिंग वाला है, ऐसा मेरे पास भाई डेटा ऐसा समझाने का भी नहीं, इसको तुम छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं है।
आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट भी हो आ रखा है ये, लेकिन बस इस पे समझना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एमसीडी। अच्छा जी, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वैसे बाय एमसीडी नहीं होगा, ये टू एमसीडी होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू एमसीडी। एक एजेंसी है, बड़ा आसान है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। एजेंसी है, वो सप्लाई कर रही है गुड्स या फिर सर्विस, किसको किसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है बच्चे? एमसीडी। हाँ जी, किसको कर रही है? एमसीडी को बोलो बोलो देती है। बोलो। एमसीडी को। एमसीडी को, ठीक है। तो जनरली क्या है, अगर आप एमसीडी को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाता है? एग्जाम। एग्जाम्प्ट होते हैं एग्जाम्प्ट ना। हो जाता है। और आगे ये लिखा हुआ है दैट मैक्सिमम 25% कैन बी ऑफ गुड्स। गुड्स। मतलब जो भी आप एजेंट सर्विस दे रहे हो, पाइपें साफ कर रहे हो, रोड बना रहे हो एमसीडी के लिए, तो मैक्सिमम आप कितने गुड्स यूज कर सकते हो तो ये एग्जाम्प्ट करेंगे? 25%। 25% तक। यानी कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो गुड्स टू गुड्स है, आई मीन मैं सीधा गुड्स बेच रहा हूं तो एग्जाम्पशन नहीं है, सर्विस के ऊपर एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, तो गुड्स का भी परसेंटेज सिर्फ कितना आप ले सकते हो सर्विस के अंदर, वो चीज का 25%। ट्वेंटी पहले फाइव बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। जी ठीक है, सर। अब समझिए, अगर आप एमसीडी के ऑफिस में हाउसकीपिंग सर्विस दे रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हो, फर्नीचर मेंटेनेंस, मतलब एमसीडी के ऑफिस के अंदर सर्विस है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन जब एमसीडी लोगों के लिए काम करती है, अदर सर्विस, स्ट्रीट मेंटेनेंस, पाइपलाइन क्लीनिंग, तो वो चीज एग्जेम्प्ट होगी बच्चे। मेरे कहने का यस सर। मतलब है, ये वाला जो काम है ना, फर्नीचर मेंटेनेंस, एमसीडी के ऑफिस के अंदर हो रहा है, तो टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल होगा। स्पेस टैक्सेबल। में आ गया। और इसके अलावा अगर कोई सर्विस है तो एग्जाम। बस कंडीशन वो जरूर लगेगी, मैक्सिमम 25% कैन बी। गुड्स। मुझे बताइए, क्या क्लियर है सही बच्चों को? यस सर। सर जैसे ऑफिस के अंदर दे रहा है और मतलब 25% तक ही है, तो अगर हाँ, हाउस कीपिंग के लिए दे रहा है टैक्सेबल। तो भी टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल। ठीक है दोस्त, ओके सर। बताइए, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। जी सर। तो बेटे, इसी वीडियो को चाहे दोबारा भी देख लोगे लास्ट डे, तो भी काम बन